अगला टॉपिक है भारत में धार्मिक मुद्दे। इससे पहले हमने पाकिस्तान में जो धार्मिक मुद्दे थे उनके बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे भारत में धार्मिक मुद्दे कौन कौन से हैं। परिचय की बात करें, भारत एक बहुधार्मिक देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से शांतिपूर्वक रहते आ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले से धार्मिक मुद्दे देश में तनाव और विवाद का कारण बन गए हैं। ठीक है, तो भारत जो है वो बहुत पुराने समय से ही बहुधार्मिक देश है जहाँ पे बहुत सारे विभिन्न धर्म के लोग साथ में रहते हैं। बस कुछ समय पहले से ही आप कह सकते हैं कि धर्म से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो खड़ा होने चालू हुए। बात करें इन मुद्दों की तो सबसे पहले आता है अजान हनुमान चालीसा विवाद। ये जितने भी मुद्दे हैं ये आपके बुक्स में भी दिए गए हैं। ठीक है, और जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम थोड़ी बहुत हेल्प इंटरनेट से भी लेते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपके इंटरनेट से भी लिए गए हैं। बात करें, पहला आता है अजान हनुमान चालीसा विवाद। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिदों से अजान के जवाब में हनुमान चालीसा बजाने की मांग करी, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हुआ। जैसा कि आपको पता ही है, बेसिकली जब भी नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, तो वो लाउड स्पीकर पर बजाई जाती है। तो सेम वही चीज़ को देखते हुए महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना ने जब अजान के जवाब में हनुमान चालीसा को बजाने की मांग करी, जिससे क्या हुआ, महाराष्ट्र में या फिर पूरे देश में ही सामाजिक तनाव पैदा हुआ। फिर आता है धर्म परिवर्तन विरोधी कानून। कुछ राज्यों ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए, जिन पर आलोचकों का कहना है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अब देखिए, धर्म परिवर्तन विरोधी कानून ऐसे कानून जो कि एक व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने पर रोकता है या फिर उसका विरोध करता है, तो ऐसे कानून बनाए गए। तो कुछ राज्यों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। कुछ राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए गए, जिन पर आलोचक जो लोग हैं वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ये उल्लंघन करते हैं। फिर आता है गौ हत्या। गौ हत्या आप कह सकते हैं धार्मिक रूप से एक बहुत बड़ा विवाद है। ठीक है, क्योंकि मेनली हिंदू धर्म में हम लोग गौ को, मतलब ये गाय को माता मानते हैं। ठीक है, और एक तरह से उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि गौ हत्या को लेकर कई राज्यों में विवाद होता रहता है, जिसके कारण हिंसा भी होती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ समय पहले तक यूपी में, मतलब कुछ समय पहले ही यूपी में जो गौ हत्या है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया। ठीक है, जहाँ पे भी गायों को मारा जाता था, उनका मांस से रिलेटेड चीज़ें होती थी, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो क्या देखा गया कि गौ हत्या जो है वो एक प्रकार से हिंदू धर्म में एक विवाद है। ठीक है, हिंदू धर्म के लिए एक विवाद है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, गाय की हत्या मतलब एक प्रकार से हम जिसको पूजा करते हैं उसकी हत्या करते हुए दिखाया गया है। तो गौ हत्या क्या है, एक बड़ा विवाद रहा है। फिर आता है धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न। कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समूह, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। देखिए, ठीक है, मेनली भारत एक क्या है, आप कह सकते हैं कि हिंदुओं की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम नहीं कहते कि भाई जिस प्रकार पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ गलत नहीं होता, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में आपको गलत देखने को मिलेगा, इसी प्रकार पूरे भारत में मुस्लिम या फिर जो अल्पसंख्यक धर्म है उनके साथ गलत नहीं होता। किस छोटे मोटे आप कह सकते हैं क्षेत्रों में या फिर आप कहीं भी देखना हो आपको मिल सकता है। ठीक है, मैं इस नोट्स के आधार पर आपको कुछ भी और नहीं समझा रहा हूँ। मेनली हम यही बात कर रहे हैं कि किस प्रकार जो भारत में धार्मिक मुद्दे हैं। तो क्या बताया गया है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, जो धर्म से जुड़े कुछ अल्पसंख्यक समूह हैं उनका उत्पीड़न होते हुए देखा जा सकता, तो ये भी एक मुद्दा है। फिर आता है धार्मिक उग्रवाद। कुछ धार्मिक चरमपंथी समूह सामाजिक अशांति और हिंसा को भड़काने के लिए सक्रिय हैं। ठीक है, धर्म के, आप कह सकते हैं कि धर्म के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाती है कुछ लोगों द्वारा। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि धर्म के आधार पर क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, अशांति फैलाते हैं समाज में। तो ये भी एक धार्मिक मुद्दा ही है। फिर आते हैं प्रभाव। इस चीज़ के प्रभाव क्या पड़ते हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण। धार्मिक मुद्दे समाज में विभाजन पैदा करते हैं और सामाजिक सद्भाव को कमज़ोर करते हैं। आप देखिए, अब सपोज करिए भारत में जो समाज है वो एक बहुत बड़ा समाज है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं। अब अगर इन मुद्दों के कारण
धर्म के जो लोग हैं समाज का बंटवारा करते हैं, मतलब अलग अलग हो जाए, छित्र पिछड़ हो जाए, तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारा जो समाज है वो बट जाएगा, विभाजित हो जाएगा और कमज़ोर भी हो जाएगा। तो ये एक प्रभाव है, ठीक है, भारत में धार्मिक संघर्ष का। फिर आता है हिंसा और दंगे। धार्मिक विवादों के कारण कई बार हिंसा और दंगे भड़कते हैं, जिससे जान माल की नुकसान भी होता है और हानि भी होती है। क्या होता है कि भाई धर्म के आधार पर अगर कुछ लोगों के बीच में युद्ध हो गया या फिर हम कहें दंगे फसाद हो गए, तो क्या होगा, उसके कारण वो लोग भी घायल होंगे, साथ में आसपास के क्षेत्र में जान माल की हानि भी होगी। हो सकता है किसी की जान भी चली जाए, हो सकता है इन दंगों में क्या होता है, मेनली आपने देखा होगा जब दंगे होते हैं तो जो आम जनता की चीज़ें होती हैं उन्हें भी जला दिया जाता है, उन्हें भी ख़राब कर दिया जाता है, बसों में आग लगा देना, गाड़ियों में आग लगा देना, आम जनता के जो लोग हैं उन्हें डराना या फिर उन्हें मारना पीटना, इस प्रकार की चीज़ें दंगों में देखी गई हैं। तो दंगे जब भड़कते हैं तो जान माल की हानि होती है और आप कह सकते हैं सार्वजनिक चीज़ें जो होती हैं उनका भी नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय छवि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि क्या बनती है इस चीज़ को लेकर? भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि धार्मिक असहिष्णुता और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित होती है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप देखिए कि भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, जहाँ में बहुत सारे धर्म हैं। अब अगर सभी धर्म एक दूसरे से लड़ने लगेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि बनेगी कि भारत में जो धर्म के लोग हैं, ठीक है, वो असहिष्णुता है, मतलब सही प्रकार से शांति से एक साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। और तो और हो सकता है इस प्रकार की भी छवि बने इन फ्यूचर, अगर यही सब रहा तो दंगे होते रहे कि अल्पसंख्यकों भी सेफ नहीं है भारत में, इस प्रकार की छवि भी बन सकती है, ठीक है। आगे देखिए इसके समाधान के बारे में। धार्मिक सहिष्णुता मतलब सभी धर्म और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देना। जितने भी लोग हैं उन सबको अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी सही प्रकार से सम्मान देना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। कानून और शासन, सभी नागरिकों के लिए कानून और शासन स्थापित करना होगा और धार्मिक आधार पर भेदभाव को रोकना होगा, ठीक है। धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है, ठीक है, उसको रोकना होगा और कानूनी शासन को सही प्रकार से चलाना होगा, तभी हम ये जो धर्म के मुद्दे हैं इनको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। शिक्षा और जागरूकता, मेनली शिक्षा और जागरूकता का जो पॉइंट है ना, आप इस संघर्ष में, इस चैप्टर में हर संघर्ष के अंतर्गत देखेंगे कि समाधान क्या है, मेनली है शिक्षा और जागरूकता। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना होगा, ताकि उसे पता रहे कि वो जो संघर्ष कर रहा है क्या वो संघर्ष सही है या नहीं। फिर आता है अंतर धार्मिक संवाद, विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच में संवाद और समझ को बढ़ावा देना होगा। जितने भी धर्म है उन सब के बीच में संवाद होते रहे, बातचीत होती रहे, ठीक है, एक दूसरे से मीटिंग होगी, बातचीत होगी, जो मुद्दे हैं वो बैठ के सुलझाए जाएंगे, तो क्या होगा, ये मुद्दे दंगे तक नहीं पहुँचेंगे। फिर आता है कानूनी सुधार, कानून में सुधार किया जाना चाहिए। इसके लिए अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में सुधार करना होगा, ठीक है। ऐसे धर्म जिनकी संख्या कम, जिनमें लोगों की संख्या कम है, उनके लिए विशेष प्रकार के कानून जो कि उनकी रक्षा करें, अन्य धर्म को प्रभावित किए बिना उनके धर्म की रक्षा करे, इस प्रकार के कानूनों को बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऐसे कानून बना दिए जाए जो कि अन्य धर्म को प्रभावित कर रहे हो, नहीं, ये क्या होगा, अन्य धर्म के साथ गलत होगा। तो ऐसे कानून जो कि उनकी धार्मिक रक्षा करें और अन्य धर्म को प्रभावित ना करें, इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना होगा। फिर आता है एक और उदाहरण, हजारा समुदाय, जो कि अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान में हजारा समुदाय एक अहम सामाजिक समस्या का सामना कर रहा है। फिर इस समुदाय को तालिबान ने लक्ष्य बनाया और उसकी आबादी को नष्ट कर दिया। तो जो तालिबान है उसने हजारा समुदाय को लक्ष्य बनाया और उसकी जो बड़ी आबादी है उसे नष्ट कर दिया, मतलब उस आबादी को मिटा दिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने बेनियान नामक जगह पर बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ा, जिससे यहाँ पर हजारा समुदाय के सदस्यों की हत्या की धमकी मिली। अब क्या हुआ, जो बुद्ध है, ठीक है, गौतम बुद्ध, उनकी बड़ी प्रतिमा बनी हुई थी, उसको भी तोड़ दिया गया और जिससे यह हुआ कि हजारा समुदाय के जो लोग हैं उनको आप कह सकते हैं कि धमकी मिली, आत्महत्या की धमकी मिली। इनका मुख्य आधार शिया मुसलमान हैं, जो अफगानिस्तान में शिया और सुन्नी के बीच विवाद का केंद्र में है, ठीक है। जो हजारा समुदाय, इनका जो आप कह सकते हैं मुख्य आधार है, बेस है, वो शिया मुसलमान है, जो कि क्या है, अफगानिस्तान में शिया और सुन्नी के बीच में विवाद का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ रोज धार्मिक समस्याओं की रिपोर्ट आती हैं जो
समाज में आतंकित करती है। अब क्या होता है, इस क्षेत्र से आए दिन आपको, वैसे इंटरनेशनल अगर आप खबर सुनते होंगे तो आपको अफगानिस्तान की अगर आप मेनली सुनेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्र से कभी ना कभी कुछ कुछ समय में खबरें आती रहती हैं धर्म के रिलेटेड जो मुद्दा है उसके लिए। फिर आता है मजार ए शरीफ में हजारों के समुदाय को नष्ट कर दिया गया। अब्दुल रहमान खान ने बहुत समय पहले इस समुदाय के करीब 4 लाख परिवारों को नष्ट कर दिया था। सन 1998 में मजार ए शरीफ में हजारों को मार दिया गया था। ठीक है, तो मजार ए शरीफ एक जगह है जहाँ पे जो हजारा समुदाय के लोग थे उनको नष्ट कर दिया गया, उनको बड़े स्तर पर मारा गया था। धर्म के नाम पर विवादित कार्य किए जाते हैं जो समाज को पीड़ित करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम धार्मिक मुद्दों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि धर्म के आधार पर अपने गलत काम करते हैं। ठीक है, अगर उन्हें दंगे करने हैं तो वो धर्म को लेकर दंगे करेंगे। ठीक है, धर्म के आधार पर क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, धर्म के आधार पर जनसंहार हो रहा है, धर्म के आधार पर बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा रहा है। तो धर्म के आधार पर वो क्या करते हैं, अपने गलत काम करते हैं। आज के समय में धार्मिक संघर्ष विशेष रूप से मध्य पूर्व में बढ़ रहा है जहाँ शिया और सुन्नी के बीच विवाद चल रहा है। ठीक है, शिया और सुन्नी के बीच में विवाद चल रहा है, ये एक धार्मिक मुद्दा है और इसी धार्मिक मुद्दे के आधार पर क्या हो रहा है, बड़े बड़े जनसंहार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। साथ ही चीन में भी उइगर मुसलमानों के साथ बहुत बुरा तरह से व्यवहार किया जाता है। म्यांमार में रोहिंग्याओं की समस्या भी बड़ी है। वास्तव में धार्मिक विवादों के नाम पर सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश की जा रही है जो समाज में अशांति की दिशा में ले जा रहा है। ठीक है, तो धार्मिक मुद्दे इस प्रकार के होते हैं जहाँ पर धर्म को लेकर क्या होता है, लोगों के बीच में आप कह सकते हैं संघर्ष होता है। अगला टॉपिक है लैंगिक संघर्ष, एक सारांश। ठीक है, मतलब लैंगिक संघर्ष, लिंग के आधार पर जो संघर्ष होते हैं उनके बारे में बात करें। लैंगिक संघर्ष सदियों से चला आ रहा एक जटिल सामाजिक मुद्दा है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता, भेदभाव से उत्पन्न होता है जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं को भी प्रभावित करता है। ठीक है, लैंगिक जो संघर्ष है वो दो महिला और पुरुषों के बीच में भेदभाव और असमानता के कारण उठता है और जिसके कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत जो जीवन है वो सभी का सभी प्रभावित होता है। इतिहास में महिलाओं को अक्सर पुरुषों से कमतर समझा जाता है और उन्हें कई अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ठीक है, अगर आप इतिहास देखेंगे आपको पता भी होगा कि पुराने समय में महिलाओं को पुरुषों से कम माना जाता था। ठीक है, और उनसे उनके कुछ अधिकार थे, वो मतलब पुरुषों के पास कुछ अधिकार थे जो कि महिलाओं के पास नहीं थे। उन्हें शिक्षा, रोजगार, संपत्ति, राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा गया था। ठीक है, तो पुराने समय में मतलब हम कहें कि ओल्ड टाइम में तो देखा जाएगा कि फिर शिक्षा से महिलाओं को वंचित रखा गया, ना उन्हें रोजगार से वंचित रखा गया, संपत्ति में भी उनका अधिकार कम होता था या फिर नहीं होता था बिल्कुल ही। ठीक है, और राजनीतिक भागीदारी थी उसमें भी उन्हें वंचित रखा गया था। उन्हें घरेलू कामों तक सीमित रखा गया और उन्हें अक्सर हिंसा और शोषण का भी शिकार होना पड़ता था। ठीक है, तो घरेलू काम तक सीमित थी महिलाएं पुराने समय में और उनके साथ घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी चीज़ें भी होती थी। मतलब हम कहें शोषण होता था उनका, यौन उत्पीड़न से रिलेटेड चीज़ें भी देखी गई हैं पुराने समय में। ठीक है, 20वीं शताब्दी में महिलाओं ने लैंगिक समानता के लिए कई आंदोलन किए। इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और अन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए। अब क्या हुआ, 20वीं शताब्दी में महिलाओं ने इस चीज़ के इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, आंदोलन किया कि भाई हमारे पास भी पुरुषों जितने अधिकार होने चाहिए, या तो कहे पूरे इतने ही परंतु कुछ अधिकार तो होने ही चाहिए जो कि समान हो। तो इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या मिला, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, उन्हें रोजगार का अधिकार मिला, राजनीतिक भागीदारी मिली महिलाओं को और अन्य कई क्षेत्रों में उन्हें अधिकार प्राप्त हुए। लेकिन आज भी लैंगिक असमानता और भेदभाव व्यापक रूप से मौजूद है। महिलाओं को अभी भी वेतन में असमानता, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अन्य प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में भी महिलाओं की स्थिति कुछ खास है नहीं। ठीक है, उन्हें असमानता का और भेदभाव का जो आप कह सकते हैं कि सामना आज भी करना पड़ता है। उनके साथ वेतन में असमानता, ठीक है,
जो सैलरी मिलती है उसमें असमानता देखी गई है। यौन उत्पीड़न होते हैं महिलाओं के साथ। घरेलू हिंसा बहुत बड़े स्तर पर होता है, भले ही पता ना चलता हो, परंतु जो घरेलू हिंसा है वो भारत में काफ़ी स्तर पर होता है। ठीक है, अन्य प्रकार के जो भेदभाव हैं वो भी महिलाओं को देखने पड़ते हैं और उनके सामने आते हैं। फिर लैंगिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए हमें सामाजिक मानदंडों और रूढ़ियों को बदलने की आवश्यकता है। हमें लैंगिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, कानून, नीति बदलाव लाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो लैंगिक संघर्ष मिलने क्या है? पुरुष और महिलाओं के बीच में होने वाले संघर्ष, कुछ चीज़ों को लेकर जो होने वाले संघर्ष है उनके बारे में। अब बात करें यहाँ पे, हमारा अगला टॉपिक है नारीवाद की 4 लहरें। बेसिकली यहाँ पे हम 3 लहरों की ही बात करेंगे। चौथी लहर जो चल रही है वो करंट समय में चल रही है, तो जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो नारीवाद की 3 लहरों के बारे में हम मेनली बात करेंगे। 19वीं सदी के मध्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में संगठित नारीवादी आंदोलन ने महिलाओं के लिए अधिक राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और समानता का आह्वान किया। तो सबसे पहले जो नारीवादी आंदोलन शुरू हुए थे वो अमेरिका में शुरू हुए थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं सदी में, जिस आंदोलनों ने क्या करा, महिलाओं को काफ़ी सारे अधिकार दिलाए, उनकी मदद करी कि किन किन क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक में, सांस्कृतिक स्वतंत्रता उन्हें प्रदान करी और समानता भी उन्हें दी। फिर भी इन सभी आंदोलनों ने समान विशिष्ट लक्ष्यों को का पीछा नहीं किया। ठीक है, लक्ष्यों का पीछा नहीं किया से तात्पर्य कि ऐसे लक्ष्य जो कि कॉमन है, ठीक है, इन आंदोलनों ने ऐसे लक्ष्यों का पीछा नहीं करा। ठीक है, बेसिकली उनका जब ये आंदोलन शुरू करे गए थे तो कुछ एक आप कह सकते हैं कि यूनिक जो लक्ष्य थे वो रखे गए थे, जिनको इन्होंने अपनाया और उन्हीं को याद रख के आगे बढ़े। सक्रियता के लिए समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया। सक्रियता मतलब एक्टिव रहने के लिए जो लोगों का समान दृष्टिकोण होता है, मतलब सभी व्यक्ति जो समान दृष्टिकोण मानते हैं, ठीक है, उसको नहीं अपनाया। अपना यूनिक जो दृष्टिकोण है उसको ही अपनाए रखा। या महिलाओं के समूहों को अपनी रैली में शामिल नहीं किया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपनी रैली में शामिल नहीं किया ताकि ये लगे कि ये आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ है। ठीक, ये बड़ा है। इन पीढ़ीगत मतभेदों के कारण नारीवाद को 4 अलग अलग तरंगों में विभाजित सुनना आम बात है, जिसमें से प्रत्येक लगभग एक अलग समय अवधि के अनुरूप है। ठीक है, तो क्या करा जाता है, 4 जो लहरें होती हैं या 4 तरंगों में बांटा जाता है। 3 तरंगों का समय बताया गया है, उसमें क्या हुआ ये बताया गया, और जो चौथी लहर है वो वर्तमान समय में चल रही है। नारीवाद की लहरें की अवधारणा पहली बार 1960 के दशक के अंत में उभरते महिला आंदोलन को महिलाओं के अधिकारों के लिए पहले आंदोलन से अलग करने का तरीके के रूप में समझाया गया सामने आई। 1848 में सेनेका फ्लास्क कन्वेंशन के साथ उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो महिला आंदोलन है वो 1848 में सेनेका फ्लास्क कन्वेंशन, एक आप कह सकते हैं कि सम्मेलन हुआ था सेनेका फ्लास्क नाम से। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें वहाँ से शुरू हुई। फिर दूसरी लहर की बात करें, दूसरी लहर के विचार ने भी आंदोलन को महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबे योग्य संघर्ष और उन शुरुआती कार्यकर्ताओं से जोड़ा। तो शुरुआत में काफ़ी सारे ऐसे कार्यकर्ता थे। अब देखिए, जब आंदोलन पहली बार शुरू होता है तो लोगों को लगता है कि हम लोग ये आंदोलन सफल नहीं होगा, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग उसका साथ भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो कार्यकर्ता उस समय जुड़े हुए थे वो एक आप कह सकते हैं शुरुआती कार्यकर्ता थे और योग्य और संघर्ष करने में सक्षम थे। बात करें पहली लहर नारीवाद का उदय 1848 से 1920 का जो दशक था उसके बीच में चली। 1848 से 1920 के बीच में पहली लहर चली। इसमें पहली लहर के पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है अमेरिकी महिलाओं के अधिकार प्राप्त के लक्ष्य के साथ पहला संगठित आंदोलन 1848 में सेनेका फ्लास्क न्यूयॉर्क में एलिजाबेथ केडी स्टेल और ल्यूक्रेटिक मार्ट द्वारा आयोजित सम्मेलन के साथ शुरू हुआ था। तो जो पहला आप कह सकते हैं महिला अधिकार आंदोलन या महिला नारीवादी आंदोलन जो था 1848 में एक कन्वेंशन हुआ था सेनेका फ्लास्क नाम का फ्लास्क। ठीक है, उस कन्वेंशन में एलिजाबेथ केडी स्टेल और ल्यूक्रेटिक मार्ट द्वारा ये आंदोलन ये सम्मेलन में शुरू किया गया था। उपस्थित लोगों ने महिलाओं के साथ पुरुषों की समानता की पुष्टि की, मतदान के अधिकार सहित विभिन्न
विशिष्ट अधिकारों के लिए प्रस्ताव भी पारित किया। ठीक है, तो फिर जहाँ वहाँ पे जो लोग उपलब्ध थे, ठीक है, उन लोगों ने मतलब अपने अपने विचार प्रस्तुत करे, तो उन्होंने माना कि हाँ, महिलाओं को जो वोटिंग का अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए, पुरुषों के जैसे पुरुषों का अधिकार है समानता का, उसे मतलब वोट देने का, उसी प्रकार महिलाओं को भी होना चाहिए। तो मतदान के अधिकार सहित विभिन्न विशिष्ट अधिकार और भी जो अलग अलग अधिकार थे, उन सबके प्रस्ताव वहाँ पे पारित किए गए। फिर आता है प्रारंभिक महिला अधिकार आंदोलन उन्मूलनवाद से जुड़ा था, लेकिन 1870 में 15वें संशोधन के पारित होने से कुछ महिला अधिकार नेता नाराज हो गए। अब क्या हुआ कि महिलाओं को जो अधिकार आंदोलन था वो चालू हुआ, उन्मूलनवाद से ये जुड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ, 1870 में एक 15वें संशोधन में कुछ बातें बताई गई, जिससे क्या हुआ, कुछ महिला जो नेता थे वो इस चीज़ से नाराज हो गई। 1920 में 19वें संशोधन के पारित होने से नारीवाद की पहली लहर के मुख्य लक्ष्य को पूरा किया गया, जिसमें श्वेत महिलाओं को वोट देने का अधिकार की गारंटी दी गई थी। अब क्या हुआ, 1920 में एक संशोधन हुआ, 19वां संशोधन, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, श्वेत महिलाएं, वाइट जो वुमेन्स थी, श्वेत महिलाएं, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया और इसकी गारंटी उन्हें दी गई। 1965 में मतदान अधिकार अधिनियम के पारित होने तक अश्वेत महिलाओं और अन्य रंगीन महिलाओं को लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1920 में तो एक संशोधन पास हुआ था, 19वां, जिसके अंतर्गत उन्हें गारंटी दी गई थी वोट देने की, परंतु 1965 आने तक इन्होंने संघर्ष करा। ठीक है, और 1965 में मतदान अधिकार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें महिलाओं को पूरी तरह से सरकार द्वारा एक अधिकार दिया गया वोट देने का, और 1965 तक महिलाओं ने काफ़ी सारी परेशानियां इसके लिए झेली थी। फिर आती है दूसरी लहर, जो कि 1963 से 1980 तक चली। 1963 में बेटी फ्रीडन ने द फेमिनिन मिस्टेक नाम की एक प्रकाशित बुक प्रकाशित करी थी, जिसमें पुनर्मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो उन्होंने प्रस्तुत मतलब बुक पारित की थी, या फिर हम कह सकते हैं बुक पब्लिश करी थी, जिसमें महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया गया था। ये पुस्तक नारीवाद की दूसरी लहर के लिए पहचानी जाने लगी और इसकी 30 लाख कॉपियाँ बिकी थी। ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई उस समय में, और नारीवाद की दूसरी लहर, ठीक है, के रूप में जानी भी जाने लगी, और इसकी लगभग 30 लाख जो कॉपियाँ थी, वो कॉपियाँ इसकी सेल हुई थी। दूसरी लहर के नारीवादियों ने समाज में पारंपरिक लिंग भूमिका और पूर्व मूल्यांकन और लिंगवाद भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान किया। अब दूसरी लहर में जो नारीवादी जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या करा, समाज के पारंपरिक लिंग भूमिका, भाई पारंपरिक लिंग भूमिका मतलब पुराने समय से चली आ रही जो लिंगों की भूमिका है, उसको चेंज करने के लिए क्या करा, काम करा। और लिंगवाद भेदभाव, लिंग के ऊपर जो भेदभाव है, पुरुष और महिलाओं में जो भेदभाव चल रहा था उस समय, उसको समाप्त करने का आह्वान किया, उसकी शुरुआत करी। दूसरी लहर ने 1971 में राष्ट्रीय महिला राजनीति कॉक्स की स्थापना की, जिसमें ग्लोरिया स्टीवन और बेला एब्जॉर्ग शामिल थे। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं जो इसमें शामिल थे। और दूसरी लहर जब चल रही थी तो 1971 में राष्ट्रीय महिला राजनीति कॉक्स की स्थापना करी गई। इस लहर में समान वेतन अधिनियम और कानून को पारित होना शामिल है। ठीक है, दूसरी लहर में क्या हुआ, समान वेतन की बात करी गई, लोग महिलाओं को पुरुषों की तरह समान वेतन मिलने की बात कही गई, उसके लिए अधिनियम पास हुआ, फिर कानून पारित किए गए। आगे देखें, दूसरी लहर के नारीवादियों ने विशेषाधिकार प्राप्त श्वेत महिलाओं को केंद्रित करने के लिए आलोचना की और अपने स्वयं के नारीवाद संगठन बनाए। अब क्या हुआ, दूसरी लहर में जो नारीवादी लोग थे, नारीवादी कार्यकर्ता थे, उन्होंने विशेषाधिकार प्राप्त श्वेत महिलाओं को केंद्रित करने की आलोचना की। अब क्या कहा, उन लोगों ने इस चीज़ की आलोचना करी कि वह महिलाएं जो कि श्वेत हैं, उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, मतलब नॉर्मल महिलाओं से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। तो इस चीज़ की उन लोगों ने आलोचना करी और अपना स्वयं नारीवादी संगठन एक अलग से बनाया। ध्यान देने योग्य है कि अपनी उपलब्धियों के बावजूद महिला मुक्ति आंदोलन ने 1980 तक गति खोना शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ, अब इन्होंने महिला मुक्ति आंदोलन या महिला अधिकार आंदोलन आप कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के महिलाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे थे। तो
अब ये सामने आया कि जो आंदोलन चल रहे हैं 1980 तक, उन्होंने अपनी गति खोना चालू कर दिया था। ठीक है, आगे देखो। फिर आती है तीसरी लहर, 1990 का दशक। 1990 के दशक की शुरुआत में उभरे आंदोलन ने उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जो अभी भी मौजूद थी, जैसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं की सत्ता की कमी। अब देखिए 1980 के दशक में जो आंदोलन शुरू हुआ या तीसरी लहर का जो समय था वो शुरू हुआ, तो उसमें ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया जिनके ऊपर पहले ध्यान नहीं दिया गया था, जैसे कि महिलाओं के साथ जहाँ पे वो काम करती हैं वहाँ पे यौन उत्पीड़न। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि उनको सत्ता में भागीदारी नहीं देना या फिर प्रॉपर्टी जैसी चीज़ों में भागीदारी नहीं देना, इस तरह की चीज़ों पर बात करी गई थी तीसरी लहर के अंतर्गत। नारीवाद की तीसरी लहर के नेता एलिस वॉकर की बेटी रेबेका वॉकर ने 1992 में नारीवाद की इस नई धारा का आगमन की घोषणा करी थी। ठीक है, नारीवाद की नई धारा के आगमन की घोषणा 1992 में रेबेका वेकर जो है वॉकर है उन्होंने करी थी। इस लहर में महिलाओं को अपनी कामुकता और व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, अब ये जो लहर थी तीसरी, इस लहर में भाई महिलाओं की जो आप कह सकते हैं इच्छाएं हैं उन्हें व्यक्त करने का उन्हें मौका मिला। कामुकता, व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको व्यक्त करने का क्या मिला, उन्हें मौका मिला, उनको प्रोत्साहित किया गया। फिर कई लोगों ने क्रॉयड ग्रेल समूह के माध्यम से नारीवाद को पॉप संगीत में प्रस्तुत किया, जिसमें वे लिंगवाद, पितृसत्ता, दुर्व्यवहार, नस्लवाद, बलात्कार के मुद्दों को संबोधित करते थे। अब क्या हुआ, अब जब ये सब चीज़ें बढ़ने लगी तो नारीवाद के आप कह सकते हैं को किसमें, गानों तक में, पॉप जो सॉन्ग हुआ करते थे उस समय पॉप सॉन्ग्स उनमें लाया गया। उनमें नारीवाद की जो स्थिति थी वो दिखाई गई, जैसे कि भाई महिलाओं के साथ किए जाने वाला लिंगवाद, ठीक है, पितृसत्ता की जो चीज़ें थी वो, उनके साथ दुर्व्यवहार जो हुआ वो, नस्लवाद के आधार पर उनके साथ भेदभाव या फिर उनके साथ बलात्कार, जैसे जो मुद्दे थे, इन सब चीज़ों को जो पॉप सॉन्ग है उनमें दिखाया गया। आगे बढ़े। तीसरी लहर के नारीवादियों ने नस्ल और लिंग के मामले में अधिक समावेशी होने की मांग करी, जैसे कि किम्बल क्रॉश का काम अंतर्विभिन्नता की अवधारणा पर ध्यान दिया गया। अब तीसरी लहर में क्या हुआ कि नारीवाद, अगले पॉइंट में बताया गया, तीसरी लहर के नारीवादियों ने नस्ल और लिंग के मामले में अधिक समावेशी होने की मांग की, जैसे कि किम्बरल क्रॉश के काम विभिन्नता की अवधारणा पर ध्यान दिया गया। अब क्या वो तीसरी लहर के अंतर्गत जो नारीवादी लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने नस्ल और लिंग के मामले पर और ज़्यादा ध्यान देने की बात कही और उसे समावेश करने की बात करी। किसके अंतर्गत, नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत। फिर आता है आखिरी पॉइंट, नारीवाद की तीसरी लहर ने ट्रांस अधिकारों के लिए सभी समर्थन प्रकट किए, जैसे कि लिंग सिद्धांतकार जूडिथ बटलर का काम से उत्प्रेरित होकर। अब क्या हुआ, ट्रांस के जो अधिकार थे उनके ऊपर भी बात करेगी नारीवाद की तीसरी लहर के अंतर्गत। फिर हम आते हैं भारत में, इसके बारे में भारतीय संदर्भ और प्रथम योगदान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संदर्भ में महिलाओं के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं, भारत के संदर्भ में हम बात करें तो महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको बहुत ध्यान में रखा था। ठीक है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके अथक प्रयास ने शासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जैसा कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जैसे पहलवान द्वारा प्रकट किया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काफ़ी सारे काम करे थे उसी समय में। ठीक है, फिर आगे बढ़े। डॉक्टर अम्बेडकर के समय में पर होने वाले हस्तक्षेपों ने महिलाओं की मताधिकार से वंचित करने और शासन संरचना में बढ़ती महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब जो महिलाएं वंचित थी उस समय मताधिकार में और शासन रचनाओं में बढ़ती महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं शासन का निर्माण में, संरचना में मदद करें, उसके अंतर्गत आके जुड़े। भारत में महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने में डॉक्टर BR अम्बेडकर का योगदान की चिरस्थायी विरासत। ठीक है, बहुत ज़्यादा योगदान दिया इस चीज़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और फिर आता है भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व में वृद्धि
हुई और इसका काफ़ी गहरा प्रभाव भी पड़ा। ये लगातार फेमिनिज्म की लहर समय के साथ एक परिवर्तनात्मक विकास का सामना कर चुकी है। तो फेमिनिज्म या फिर हम कहें नारीवाद की जो लहर थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। और साथ के साथ परिवर्तनात्मक विकास, इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भी हुए और उसका विकास भी हुआ, ये सब उन्होंने देखा। महिलाओं के अधिकार और समानता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए नागरिक स्वतंत्रता से पर्यावरणीय प्रचार तक, महिलाओं के अधिकार और समानता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए जो महिला आप कह सकते हैं अधिकार आंदोलन या फिर महिला नारीवादी जो आंदोलन था, उसने अधिकारों और समानता से संबोधित होते हुए, अधिकारों को देखते हुए, समानता को देखते हुए विभिन्न पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन संयुक्त प्रयासों ने वैश्विक वार्ता में जाति समानता, सशक्तिकरण और महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये था आपका महिला जो आंदोलन है, नारीवादी आंदोलन, उसके बारे में सारे के सारे पॉइंट। मेनली आपसे अगर नारीवादी आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा तो उनकी 3 लहरों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो 3 लहरें हमने डिस्कस करी हैं, इन 3 लहरों के जो पॉइंट्स हैं ये आप अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिए। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी पर भी मिल जाएंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो नोट्स हैं ये आपको हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे मिल जाएंगे। साथ के साथ सारे के सारे जो नोट्स हैं वो फ्री हैं, ठीक है। आप जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाए हैं, जिनके भी नोट्स अवेलेबल हैं पेड, वही नोट्स आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी पे फ्री में पढ़ने को मिलेंगे। साथ के साथ एग्जाम की डेट शीट आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड आपका वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। कॉलेज से रिलेटेड अपडेट्स आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगे। जितने भी रिजल्ट है सारे के सारे लिंक आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। मार्कशीट आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं और 1 से 6 सेमेस्टर तक जितने भी नोट्स हैं, PDF है, वो सारे के सारे ऐप पे अवेलेबल हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और व्लॉगर पे हमने कुछ नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी जाके नोट्स को स्टडी कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ऐप्स में और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो आप जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, एक बार चेकआउट करिए। और अगर आपको ऐप अच्छा लगता है तो प्लीज़ ऐप का रिव्यू प्ले स्टोर पे ज़रूर डालें, वो हमारी काफ़ी हेल्प करेगा ऐप को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।